हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग उद्योग एवं समाज, इंडस्ट्री एंड सोसाइटी पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो एक डिमांडिंग लेक्चर है। आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम एमपीपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है 4 अगस्त को, उसके लिए आप इंडस्ट्री एंड सोसाइटी पे प्लीज़ कुछ लेक्चर बना दीजिए। तो मैंने सारा डिटेल में देखा उसका सिलेबस, और ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक लेक्चर में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन 2 या 3 लेक्चर में हम लोग उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक पे, बाकी रिमेनिंग टॉपिक पे हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट प्रारंभ करते हैं। औद्योगिक विकास की बात करें तो आखिर में हम ऐसा देखेंगे कि वो शुरू से ही, चाहे अंग्रेज़ों का शासन था उसके पहले, अगर हम कहें कि अंग्रेज़ी शासन आने के बाद या ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा औद्योगिकरण हुआ है। लेकिन अगर बात करें औद्योगिक विकास की, तो यहाँ तक कि जब अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे उसके पहले भी भारत में उद्योग की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। खास करके अगर हम देखें तो आप लोगों को पता है कि हथकरघा उद्योग जो था वो बहुत पहले से हमारे समाज में रहा है। औद्योगिक विकास का अर्थ जो है वो आखिर में क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। तो उद्योगों के नियमित एवं क्रमिक विकास से लगाया जाता है। तो जो औद्योगिक विकास है आखिर में इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, तो उद्योगों का नियमित और क्रमिक विकास होना चाहिए, यानी कि एक रेखा में वो आगे को बढ़ते रहना चाहिए, जिसमें उद्योगों में धीरे धीरे नवीनता व आधुनिकता का समावेश होता रहता है। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है या जो भी नए नए फीचर्स आते हैं, नई नई सुविधाएं आती हैं, उनको भी हम उसमें समावेश उसका करते जाते हैं या उसमें समाहित करते जाते हैं। मशीनों का प्रयोग क्रमिक रूप से बढ़ने लगता है तथा उद्योगों का निर्मित वस्तुओं में समयानुसार एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। सामान्यतया औद्योगिक विकास में स्थिरता न रहकर गतिशीलता रहती है, जो कि यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, देश के विकास को दर्शाती है। जिस देश में जितनी अधिक तीव्र गति से उद्योगों का विकास होता है वह देश उतनी ही तीव्र गति से उन्नति की ओर बढ़ता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जो आखिर में जो देश आज़ाद हुआ और उसके बाद से क्या रणनीति अपनाई गई थी हमारे देश में उद्योगीकरण के लिए, तो औद्योगिकरण से संबंधित हम लोग थोड़ा सा जो नियोजन हुआ था, या ये बोलेंगे कि आर्थिक नियोजन, या ये कहें कि जो पंचवर्षीय योजनाएं आई उनको हम लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि उनसे आखिर में किस प्रकार से हम भारत में औद्योगिक विकास को देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1951 में भारत में आर्थिक नियोजन आरंभ हुआ। भाई मान लीजिए कि अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो चुका था, देश आज़ाद हो चुका था, और उस समय तक अगर हम बात करें तो मेजर अगर हम देखें तो जो भारत के निवासी थे वो कृषि पे ही आधारित थे या निर्भर थे, या ये कहें कि कृषि उद्योग ही भारत में एक मेजर रोल प्ले कर रहा था। तो उस समय एक आर्थिक नियोजन की ज़रूरत थी, अर्थात इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत थी कि हम आखिर में किस प्रकार से भारत की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। तो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में न केवल देश का औद्योगिक विकास हुआ बल्कि उत्पादन, रोजगार, पूंजी निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में भारत की औद्योगिक प्रगति दिखाई देती है। ओके, इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनको देखेंगे। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक रही, इसमें यद्यपि
कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई थी। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसमें, क्योंकि पहले भी कृषि आधारित ही या कृषि प्रधान ही हमारा भारत देश था, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता जो है वो कृषि क्षेत्र को दी गई थी। किंतु उद्योग व खनिज विकास पर और पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षमता का पूर्ण विदोहन करने का समुचित प्रयास किया गया। तो विदोहन का अर्थ क्या होता है? एक्सप्लॉइट करना, यानी कि उसको समाप्त करना। तो पूर्व स्थापित औद्योगिक क्षमता जो थी, जो पहले से स्थापित थी, उनको फिर से नए तरीके से हमको विकसित करने की ज़रूरत थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आखिर में क्या हमें कुछ खास देखने को मिलता है? तो इसका जो समय था वो था 1956 से लेके 1961 तक। ये 5-5 साल के थे। इस काल में पूंजीगत औद्योगिक विस्तार की औद्योगिक मॉडल योजना प्रस्तुत की गई, जिसका उद्देश्य औद्योगिक संरचनाओं को विकसित करने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास की गति को भी बढ़ाना था। भारी पूंजीगत औद्योगिक आधार वाली इस योजना में प्राथमिकताओं में क्या आखिर में प्रमुख था? तो लोहा, इस्पात, भारी रसायन, इंजीनियरिंग तथा मशीन निर्माण उद्योगों का विकास, सीमेंट, खाद और औषधि आदि की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, पटसन, सूती वस्त्र व चीनी उद्योग का आधुनिकीकरण करना तथा उपभोक्ता वस्तुओं उद्योगों की क्षमता में विस्तार करना आदि इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना हम लोग देखते हैं, ये भी 5 वर्ष की थी, 1961 से 1966 तक। इसमें अर्थव्यवस्था को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया और अर्थव्यवस्था में आधारभूत एवं पूंजीगत उद्योगों के विकास के साथ साथ तकनीकी एवं प्रबंधकीय कौशल पर विशेष बल दिया गया। तो जो टेक्नोलॉजी थी या जो टेक्निकल जो भी हम किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, किसी भी उद्योग में जो टेक्निकलिटी होती है उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट था उसको हम कितना बेहतर बना सकते हैं, तो इन सब पे विशेष ध्यान दिया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से लेके 1974 तक रहा। तो यहाँ पे आप लोगों को एक बहुत बड़ा फैक्ट देखने को मिलता है कि 3 साल का गैप इस बीच में देखने को मिलता है। एक बार आई थिंक मुझे याद है किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो पंचवर्षीय योजनाओं का जो काल था, तो उसमें ऐसा कुछ 66 से 69 का भी पूछ दिया था। तो अगर हमें नहीं पता रहेगा कि 66 से 69 के बीच में कोई पंचवर्षीय योजना आई ही नहीं थी, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि ये एक साल के लिए जस्ट योजनाएं बनाई जा रही थी और उन्हें एग्जीक्यूट किया जा रहा था। ओके, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में औद्योगिक उत्पादन और क्षमता में विस्तार करने की रणनीति के साथ साथ भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान के लिए आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन की नीति को भी कार्यान्वित किया गया। इस योजना में संगठित उद्योगों पर व खनन पर विशेष जोर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये ज़रूर बता दूँ कि जब मान लीजिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था में हमें विकास देखने को मिल रहा है या इंडस्ट्री डेवलप हो रही है सब, तो उनके साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी साथ में आती हैं, तो उनको भी निपटाना है। जैसे कि अगर हम बात करें, हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि जो कि श्रम संघ या मजदूर संघ अस्तित्व में आया, तो वो क्यों आया? वो इन्हीं सब कारणों की वजह से आया। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो 1974 से 1978 तक रही, तो ये 4 वर्षों तक रही। इसमें औद्योगिक आयात निर्भरता व समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय के उद्देश्य को भी सम्मिलित किया गया और मूल क्षेत्र के उद्योगों के तीव्र विकास पर बल दिया गया। तो जो मूल क्षेत्र थे वहाँ पे कौन कौन से उद्योग हो सकते हैं
उन पे तीव्र विकास पे ध्यान दिया गया या बल दिया गया। तो इसका क्या अर्थ है, जैसे कि अभी मान लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि आसाम की चाय बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो वहाँ पे टी बागान्स होते हैं। तो वहाँ पे आखिर में किस तरह की ये इंडस्ट्री की ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम टी इंडस्ट्री लगाएंगे। या फिर अगर हम साउथ में हम देखें, कर्नाटका के काफ़ी कुछ रीजन में कॉफ़ी बहुत सारी एरिया में पाई जाती है, तो यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ काफ़ी लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो जहाँ पे जो मूल क्षेत्र है वहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे कि अभी आप लोगों को झारखंड की एरिया दिखेगी तो वहाँ पे खनन वगैरह का बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप लोग देखे हैं कि टाटा जमशेदपुर जो है वो टाटा जमशेद के नाम से जो थे, उनके ही उस पर वो कंपनी भी बनाई गई और उस नगर का नाम भी वही रख दिया गया है, तो JRD टाटा के नाम पे। तो इस तरीके से हम देखें तो जो एक इंडस्ट्री के रूप में जहाँ पे जैसा है उसके अनुसार इंडस्ट्री ही क्रिएट कर देना, इस पे भी 5वीं पंचवर्षीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया था। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 में नियोजन काल के 3 दशकों का औद्योगिक मूल्यांकन करने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी 50 से लेके 60, 70, 80, 30 साल लगभग बीत चुके थे, 3 दशक प्लानिंग के बीत चुके थे, इसमें आखिर में औद्योगिक क्षेत्र जो थे उनमें क्या हमको विकास दिख रहा था या क्या खामियां उनमें दिख रही थी। तो इसके बाद सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर है और जो प्राइवेट सेक्टर है, इन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया। 7वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 1985 से 90 तक, ये भी 5 साल का था। और इसी के बाद से आप लोगों को जो एक लिबरलाइजेशन का या उदारीकरण का जो दौर दिखाई देता है, 1991-92 का जो समय था वो आता है। तो 1985 और 90 के बीच में क्या होता है, उदारीकरण का दौर जो है प्रभाव दिखने लगा था, औद्योगिक विकास को मजबूती देने के लिए अपनाया गया। तो यहाँ ऐसा लगा कि हमको थोड़ा जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ा लिबरल करना चाहिए कि वो अपने सामान जो हैं आयात निर्यात जो है वो आसानी से एक एरिया से दूसरी एरिया में कर सकें। उत्पादन तकनीकी का आधुनिकीकरण करके औद्योगिक विकास की क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करके मौलिक आवश्यकताओं से संबंधित और ऊंची विकास क्षमता वाले सूर्योदय उद्योगों को प्रोत्साहित करके अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास की रणनीति अपनाई गई। तो यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना से एक फैक्ट और निकल के आता है कि सूर्योदय उद्योग, यानी कि जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ थी वो कौन सी थी। तो जो आप लोग ये समय देखेंगे ऐसा कि उसके बाद से 90 का स्टार्ट होता है, 90, 91, 92 ये जो ईयर्स स्टार्ट होते हैं, तो इस समय में जो एक टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक जो क्षेत्र था, इसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। और इसी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ हमें देखने को मिली वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रहीं या फिर इलेक्ट्रॉनिकी से रिलेटेड रहीं या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड रहीं। तो ये जो हमें इंडस्ट्रीज़ देखने को मिली, इन्हीं को सूर्योदय उद्योग या फिर सनराइज इंडस्ट्रीज़ कहे गए। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पंचवर्षीय योजना में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ओके, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक थी। ये हालांकि इकोनॉमी की बात करें या औद्योगिक विकास की बात करें तो उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 1-2 जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं नहीं हैं, बट फिर भी हम लोग इसको इसलिए डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को जो समाजशास्त्र का उद्योग एवं समाज जो पोर्शन है उसमें हमें ये सारी पंचवर्षीय योजनाएं पता होना चाहिए, उनका टाइमलाइन क्या रहा है वो पता होना चाहिए, उनमें किनको ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है वो पता होना चाहिए।
तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में दोहरे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, और ये था कि पहला तो गरीबी हटाना और दूसरा था अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करना। ये दो लक्ष्य जो है वो मेनली निर्धारित किए गए थे। ओके, 9वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ये भी हम उद्योग से रिलेटेड मेन फोकस नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको देखेंगे। 1997 से 2002 तक रहा। इसमें संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा ये शुरू की गई थी ये योजना, और यह सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित थी। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से निजी क्षेत्र, भारतीय और साथ ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात एफडीआई पर निर्भर रहना था। आर्थिक गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी जो है वो बढ़ाई गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ये 2002 से 2007 तक रहा, और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण एवं विश्वव्यापीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन तथा आर्थिक सुधारों की श्रृंखला को नया रूप देने का प्रयास किया गया। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछ दिया जाए कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। इस नई आर्थिक नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास को अधिक व्यापक, विस्तृत एवं खुली प्रतियोगिता योग्य बनाना था। यानी कि पूरा जो मार्केट है, हमें इंडस्ट्री का जो मार्केट दिख रहा है वो कम्प्लीटली कम्पिटिटिव हो जाए। मीन्स हर कोई फ्री है अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए। वो अपना प्रोडक्ट खुद बनाए और खुद बेच सकता है, उसके लिए कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस योजना में निजी क्षेत्र को विकसित व विस्तृत करने की रणनीति अपनाई गई, और अन्य सार्वजनिक औद्योगिक उपक्रमों में अपनिवेश अर्थात डिसइन्वेस्टमेंट का दौर आरंभ हो गया था। तो जहाँ पे हम देखेंगे कि जब प्राइवेट सेक्टर जब हमारा अस्तित्व में ज़्यादा आने लगा, तो उसके बाद से जो अन्य जो पब्लिक सेक्टर जो उपक्रम थे, पब्लिक सेक्टर हमें जो दिखे, उनमें डिसइन्वेस्टमेंट का दौर आरंभ हो गया। और जैसे कि आज अगर हम देखें तो बहुत ही ऐसे जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनका स्थिति बहुत ही बुरा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स ने काफ़ी हद तक अपना जो एक वर्चस्व है वो कायम कर लिया है। तो अगर हम भारत की भी बात करें तो ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आप लोगों को मैं बताऊं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर करके एक कंपनी है। इसके इतने सारे प्रोडक्ट आते हैं। आई थिंक आप लोगों को जो शैम्पू दिखते हैं, जो सर्फ दिखते हैं, मैक्सिमम बहुत सारी एक वैरायटी है, रेंज है जो कि ये कंपनी बनाती है। तो सिर्फ यही नहीं, ये तो मुझे पता है, न जाने कितने प्रोडक्ट्स कितनी वैरायटी के बनाती है। तो ये अपना खुद का एक प्राइवेट कंपनी ही है जो इतना सब कुछ बना रही है मार्केट के लिए। ओके, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक रही, और इसमें उद्योग विकास में विकास दर की लक्ष्य प्राप्ति के लिए आधार संरचना को सुदृढ़ बनाने, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना। यहाँ पे जो घरेलू उद्योग थे, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ थी या जो ये बोले कि छोटे लेवल की इंडस्ट्रीज़ थी, इनको कंपटीशन में लाना, ऐसा इन पे फोकस किया गया। एवं जो तकनीकी था उस पे सुधार पर बल दिया गया कि जो भी, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो फिर हमें बिना हम टेक्नोलॉजी के साथ चले हुए और हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, और जिसे कि आखिरी पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं, क्योंकि 2014 से आप सभी को पता है कि 2014 से नीति आयोग जो है वो फॉर्म हो गया था। तो वहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था। ओके, तो 2012 से 2017 तक के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, और इसमें उद्योग क्षेत्र के विकास लक्ष्य के लिए अवसंरचना में विनियोग को बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु व मध्यम क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेशेवरों की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया गया था।
योजना काल में कुछ प्रमुख उद्योग जो थे उन्होंने काफ़ी कुछ प्रगति की। तो जिसमें पहले नंबर पे आता है खनन क्षेत्र। और खनन क्षेत्र में आप सभी को पता है कि देश उस समय आज़ाद हुआ था और उसके बाद से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्टेब्लिश करने की मांग थी, ज़रूरत थी उस समय की वो। तो खनन क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को मिला, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। और यहाँ तक कि जो पेट्रोलियम क्षेत्र था उसमें तो लगभग कई 100 गुना वृद्धि देखने को मिली। तो इस तरीके से खनन क्षेत्र था। धातु कार्मिक उद्योग क्षेत्र, क्योंकि उस समय नई नई इंडस्ट्रीज़ बनाई जा रही थी, बहुत सारे इस्पात, लोहा, एल्युमिनियम, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी। तो धातु कार्मिक उद्योग क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ प्रगति हुई। यांत्रिकृत इंजीनियरिंग उद्योग क्षेत्र रहे, विद्युत इंजीनियरिंग क्षेत्र रहे, जिसमें कि आप लोग देखेंगे कि जो भी बिजली से संबंधित, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो पावर हाउसेस बनाए जा रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए तमाम तरीके की जो योजनाएं चलाई जा रही थी, तो उसमें काफ़ी कुछ हमें देखने को जो विकास का स्तर है, या ये कहें कि इन उद्योग क्षेत्रों में काफ़ी कुछ विकास देखने को मिल रहा था। रसायन एवं संबद्ध उद्योग क्षेत्र में, खाद्य उद्योग क्षेत्र में, बिजली उत्पादन और कपड़ा उद्योग क्षेत्र में भी हमें काफ़ी हद तक प्रगति देखने को मिली, या ये कहें कि काफ़ी डेवलपमेंट देखने को मिला। योजना अवधि में भारत की औद्योगिक प्रगति को सूचित करने वाले अन्य बिंदु कुछ और भी हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आधुनिक एवं सुदृढ़ आधारिक संरचना का तेजी से निर्माण हुआ है, जिनके फलस्वरूप भारतीय औद्योगिक क्षेत्र का निजीकरण कर पाना संभव हो सका है। तो आप लोग देखेंगे कि आज का जो भारत है उसमें जो हमें इंडस्ट्रियल एरियाज़ दिख रहे हैं, काफ़ी हद तक हमें प्राइवेटाइज दिखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि योजना अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों का तेजी से विस्तार हुआ है। योजना अवधि में पूंजीगत भारी उद्योगों में निवेश का विस्तार किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इंजीनियरिंग वस्तुओं, खनन, लोहा, इस्पात, उर्वरक आदि जैसे उत्पादन क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकी है। अगला है कि योजना अवधि में औद्योगिक विकास के कारण आयात होने वाली वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता या तो घटी है या पूर्णतया समाप्त हो चुकी है। तो ये कैसे है? क्योंकि जो प्रोडक्ट हम विदेशों से अपने देश मंगाते थे वो हम अपने देश में खुद ही बना रहे हैं, तो इसलिए आयात करने में जो एक बोलें कि निर्भरता थी वो काफ़ी हद तक घट गई है, या बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपने ही देश में उसे बना लेते हैं, उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो हम दूसरे देशों से निर्भरता समाप्त कर चुके हैं उन मामलों में। ओके, योजना अवधि में भारत के निर्याताओं में गैर परंपरागत वस्तुओं, विशेषकर इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात तेजी से बढ़ा है। यानी कि हमारे यहाँ की भी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी हो गई है कम से कम, कि जो कि दूसरे देशों में भी अपनी जो वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग वस्तुएं, वो जो है वो निर्यात हम कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को पक्ष में करने में सहायता मिली है। अब जैसे मान लीजिए कि आयात हम बहुत ज़्यादा करते हैं और निर्यात कर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये कहने का है कि हम अपने देश की जो करेंसी है वो हम दूसरे देश को तो दे रहे हैं, लेकिन कम्प्लीटली डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि हमारे देश की करेंसी दूसरे देश में जा रही है। लेकिन हम आयात और निर्यात को यदि बैलेंस किए हुए हैं, तो अगर हम आयात कर रहे हैं, दूसरे देश से मंगा रहे हैं, तो अन्य दूसरे देशों में बेच भी रहे हैं। तो इस तरीके से प्रतिकूल भुगतान जो संतुलन है, इसको हम पक्ष में कर सके हैं। योजना अवधि में औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी एवं प्रबंध सेवा का विस्तार हुआ है। ये कट कर दीजिएगा आप लोग, जिससे न केवल औद्योगिक विकास को गति मिली है, बल्कि विशेष विदेशी मुद्रा को भी
बचाया जा सका है। और आखिरी पॉइंट है कि योजना अवधि के औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक संरचना में विविधता एवं आधुनिकीकरण भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार से हमें औद्योगिक संरचना में योजना अवधि के औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक विकास जो हुआ इसके साथ साथ औद्योगिक संरचना में विविधता भी देखने को मिला है और आधुनिकीकरण भी देखने को मिला है। तो ये क्या अर्थ निकालता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। इसका अर्थ ये है कि जैसे अगर हम मान लेते हैं कि एकदम स्टार्टिंग से मान लें कि जिस समय कृषि प्रधान समाज था हमारा भारत देश, उसके बाद से हम देखेंगे कि जो हथकरघा उद्योग आया सामने, और भी जो छोटी छोटी लेवल पे अगर हम घरेलू उद्योगों की बात करें तो ऐसा अस्तित्व में देखने को मिलता था। या उससे भी हम अगर थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों को लेके अगर हम भारत को समझें, क्योंकि भारत एक ग्रामीण क्षेत्र है, आप सभी को पता है कि ये गांव का देश रहा है, ऐसा बहुत सारे थिंकर्स ने कहा भी है, जिसमें आप लोग चार्ल्स मेटकाफ को भी रख सकते हैं और भी बहुत सारे थिंकर्स रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग अगर मान लीजिए कि ग्रामीण परिवेश मानते हैं भारत का, तो इसमें आप लोग ये देखेंगे कि ये एक कृषि प्रधान रहा है। और जब ये कृषि प्रधान रहा है तो जो किसान होते थे वो लोग खेती करते थे। ये आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। जो किसान होते थे या जिनके पास खेत होता था वो लोग खेती करते थे, और जो बाकी और गांव के जो समूह होते थे, चाहे वो धोबी हो, नाई हो, या फिर ब्राह्मण हो, या फिर और भी कुम्हार हो, ऐसी बहुत सारे ग्रुप्स जो होते थे वो इनको सेवाएं प्रदान करते थे। पूरे साल इनको जो सेवाएं हैं वो प्रदान करते थे, जो कि आप लोग जजमानी व्यवस्था की बात अगर समझें तो उसको हम लोग क्या कहते थे, जजमानी व्यवस्था कहते हैं। तो उसमें क्या होता था कि ये लोग अपनी सेवाएं प्रदान करते थे, और जो खेतों से जब अनाज निकलता था, खेतों से जब अनाज की पैदावार होती थी, तो ये अनाज जो है इन सभी लोगों में दिया जाता था। यानी कि वो लोग आके और अपना समय से अपना जो एक बार्टर सिस्टम की तरह हम ये बोलें, सेवाओं का लेन देन, यानी कि आप हमें सेवाएं दे रहे हैं और हम आपको अनाज दे रहे हैं, तो ये सिस्टम हमें देखने को मिलता था। लेकिन उसके बाद से आप लोग ये भी देखेंगे कि उन्हीं गाँव में कुछ परिवार जो होता था वो साहूकार होता था। तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे आज भी ये हमें परिदृश्य देखने को मिलता है कि खेतों से अनाज वो लोग ले लेते हैं और बाद में उनको बेचते हैं। तो ये संरचना हमें गांव में देखने को मिलती थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ और उसके साथ साथ जब हम देखेंगे कि जो उद्योग अस्तित्व में आते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे अलग अलग तरीके के काम बढ़ जाते हैं, और इसके लिए अलग अलग उसके फील्ड में उस कौशल से रिलेटेड लोग, निपुण लोगों को काम के लिए खोजा जाता है। जैसे कि अब हम बोले तो किसी भी काम करने के लिए अगर किसी भी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो कोई मान लेते हैं कि कुछ टेक्निकल काम करता है, कुछ मैनेजमेंट कोई संभालता है, या फिर कोई कलर का काम करता है। तो अलग अलग तरीके के काम के लिए अलग अलग कौशल के लोगों की ज़रूरत पड़ी, और इस तरीके से धीरे धीरे इतना डाइवर्सिफाई हो गया उद्योग जो है कि आप लोग देखेंगे कि एक ऑफिस में या एक जो इंडस्ट्री है उसमें कई तरीके की ऑफिसेस बनाई जाती हैं। इवन आप लोग अगर ये ऑनलाइन अगर आप लोग जो अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा वगैरह से जो आप लोग सामान मंगाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि उसके लिए एक पूरा जो ऑनलाइन एक जो कॉल करने के लिए हमारा कुछ भी कंप्लेन होता है तो एक आईटी सेल पूरी होती है कि वो आईटी सेल जो होती है वो हमारा कुछ भी कंप्लेन है उसको देखती है। तो जबकि उसका और कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ ये काम है कि किसी कस्टमर की कोई अगर प्रॉब्लम है, उसका प्रोडक्ट टाइम से डिलीवर नहीं हुआ या रॉन्ग प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, तो उसको सिर्फ हैंडल करना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे एक पूरी आईटी सेल ही हमको देखने को मिलती है। वहीं पे
उसको मैनेजमेंट करने के लिए और एक अलग यूनिट दिखती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से एक कहें कि एक कॉम्प्लिकेटेड पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है इंडस्ट्री का। तो इसी कारण से ये कहा गया है कि जो औद्योगिक संरचना है इसमें विविधता भी देखने को मिलती है और इसमें आधुनिकीकरण भी देखने को मिलती है। क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जहाँ पे मैं सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि जहाँ पे साबुन बनते हैं, सर्फ बनते हैं, शैम्पू बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, जो हमारे डेली रूटीन की यूज की चीज़ें हैं, आप लोग देखेंगे कि उसमें भी आप लोगों को बिना कंप्यूटर के काम नहीं चल सकता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी टेक्नोलॉजी है या जो हमको नई नई चीज़ें आती जाती हैं, इन्वेंट हो जाती हैं, उसको भी हमको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हम उसके बिना मार्केट में फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर आज हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, कोई दूसरी कंपनी या कोई दूसरी इंडस्ट्री उसको यूज़ करके हमसे आगे निकल सकती है। तो इस तरीके से ऐसा देखा गया कि जो भी योजनाएं बनाई गई थी और उसमें जो औद्योगिक विकास हुआ, तो उसके साथ साथ ही औद्योगिक विकास तो हुआ, लेकिन जो औद्योगिक संरचना थी उसमें विविधता भी हमको देखने को मिली और आधुनिकीकरण भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये अभी हम लोग इसका उद्योग एवं समाज का एक पोर्शन कवर किए हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें अब मेन टॉपिक आएगा। ये तो हम लोग अभी समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में भारत का इतिहास कैसा रहा और इसमें जब पंचवर्षीय योजनाएं आईं तो किस प्रकार से उद्योग विकास हुआ, और उसी के हिसाब से आप लोग देखेंगे समाज में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए। जहाँ पे हम एक ज्वाइंट फैमिली देखते थे पहले के समय में, जब औद्योगिकरण हुआ तो ये ज्वाइंट फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार का रूप ले लिया। तो बहुत सारे समाज में भी परिवर्तन हुए, इसको अभी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो मजदूर संघ है उससे संबंधित, जो कि सौदेबाजी का होता है या और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इन्जॉय आप लोग किए होंगे आज के लेक्चर को। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।